क्लास 12 मैथ्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर क्लास 12 का है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 के लिए। आज इस लेक्चर में जिन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे वो चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। और इन चैप्टर्स के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके इस लेक्चर से 15 मार्क्स अपने पक्के करेंगे। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। 15 मार्क्स अगर आपको अपने कवर करने हैं, पूरी तरह से पक्के करने हैं, तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए। तीन चैप्टर्स को हमने यहां पर कवर करा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहां पे आज पढ़ेंगे, जिन क्वेश्चनों को करने के बाद 15 मार्क्स हमारे गारंटेड आज पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। जानते हैं इन दो टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मार्क वाइज यहां पर लिस्ट किया गया है। तो 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सॉल्यूशंस के साथ आज हम यहां पर देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a square matrix such that A square is equal to A, then find the value of I plus A का होल क्यूब माइनस 7A। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए के इक्वल गिवन है और हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, यहां पर i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, इसे फाइंड करना है। तो हमने यहां पर i प्लस ए के क्यूब को एक्सपेंड कर लिया। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो यहां पर हमने लगाया है फॉर्मूला a क्यूब बी क्यूब 3ab एंड मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। अब इसके बाद जो यहां पर a क्यूब है, इसे हम स्प्लिट कर लेंगे a स्क्वायर इंटू a में, और यहां पर इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर एंड 7a ऐसी रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है i, और अगर हमें इसका क्यूब करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि जो i क्यूब है ये i ही बन जाएगा। और हमने यहां पर a क्यूब को स्प्लिट किया था a स्क्वायर इंटू a में। वी आर गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो इस a स्क्वायर की जगह हमने a लिख दिया। i स्क्वायर जो होगा ये फिर से i बन जाएगा, और यहां पर भी a स्क्वायर को कर लिया है a से रिप्लेस, क्योंकि a स्क्वायर a के इक्वल गिवन है। नेक्स्ट स्टेप जानते हैं क्या होगा। तो ये यहां पर a स्क्वायर को हमने a लिखा था, नाउ a इंटू a स्क्वायर, i इंटू a, तो ये एक रिजल्ट हुआ करता है किसी भी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करें a इंटू आई या i इंटू a, तो इससे हमें वही a मैट्रिक्स मिलेगी। यानी i इंटू a को हमने a से रिप्लेस करा, यहां पर भी i इंटू a को हमने a से रिप्लेस करा। नेक्स्ट वाले स्टेप में जो a स्क्वायर होगा ये फिर से a हो जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन था। और अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3a 6a प्लस a 7a, और ये इससे कैंसिल आउट। फाइनली हमें यहां पर केवल i ही मिलेगा। सो इस पूरी की वैल्यू आ चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, और 1 मार्क का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वी आर गिवन अ मैट्रिक्स a एंड we have to find the value of small a if this matrix is a singular matrix। तो इस क्वेश्चन के लिए केवल आपको
प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स से होगा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा दैट बिकम्स इक्वल टू 0, और इससे आपको स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आज का, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो यहां पर है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में इंक्लूड हुआ है। और ये क्वेश्चन इस तरह से है, गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें गिवन है 5 और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और मैट्रिक्स में ऐसे छोटे छोटे काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने अप्लाई कर लिया फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n का क्या मतलब है, ऑर्डर, और यहां पे ऑर्डर क्या दिया है 3/3 का, तो n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3-1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2 आएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बेटा भी 1 मार्क्स के ही चल रहे हैं। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू 2, 8, 9, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम, यहां पर अभी हमने फॉर्मूले को पढ़ा था और फिर से एक बार इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन होने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और n का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर दिया है 3-3-1, तो ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और इससे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A को फाइंड कर लेंगे जो 289 का रूट होगा, आ गया +-17। और आपको मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों इक्वल ही होते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, रो और कॉलम को चेंज करने के बाद फिर से डिटर्मिनेंट निकाला, तो दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट इक्वल ही आएगा, क्योंकि रो और कॉलम को चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ A आया था +-17, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज भी हो जाएगा +-17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is a square matrix of order 3. Determinant of 2 into A is equal to K constant multiplied by determinant of A. Find the value of K. अब इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा, देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने होंगे। इस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का यूज करा जाएगा ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इज इक्वल टू K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहां पर n का मतलब है ऑर्डर और K यहां पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू A निकालना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। अब n का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर कितना गिवन है 3, तो n को 3 से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर 2 का क्यूब बन जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो ये आ गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये हमें इसके इक्वल गिवन था, यानी इसे हम लिख सकते हैं K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो कंपेयर करने पर हमें K कितना मिलेगा 8। तो कांस्टेंट
के फाइंड करना था, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 8। और इसमें जिस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ इसे फिर आप अच्छी तरह से नोट कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k इज कांस्टेंट एंड n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are square matrices और matrices of order 3। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ B गिवन है 3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय AB। तो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB। अगेन अभी हमने जो फॉर्मूला देखा वही इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। 3 यहां पर कांस्टेंट है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ AB। अब n का मतलब है ऑर्डर गिवन है 3 तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27। और हमारे पास अब केवल रह गया AB का डिटर्मिनेंट और इसके लिए एक रिजल्ट यहां पे लिखा है जिसे आप नोट कीजिएगा। AB का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसे हमने चेंज कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट A वी आर गिवन टू, डिटर्मिनेंट ऑफ B दिया है 3। वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा 162। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is a square matrix of order 3. Determinant of adjoint A 144. We have to find determinant of 3 into A. अब देखिए बेटा यहां पर किस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। फिर से वही फॉर्मूला आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना गिवन है हमें 144। तो इसे हम 144 से रिप्लेस कर लेंगे और यहां पर n का मतलब है 3 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3-1 बनेगा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा 144 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया +-12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आ चुका है +-12। और हमें यहां पर फाइंड क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, अभी जो हमने पढ़ा था कांस्टेंट वाला। डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, और यहां पर k का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना दिया है 3 तो ये क्या बनेगा 3 की पावर n, n का मतलब है ऑर्डर तो 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था यहां पर और इसकी वैल्यू को पुट करके हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A +-324। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट a 2 इंटू 2 मैट्रिक्स वेयर Aij, मतलब ये एलिमेंट को निकालने का फॉर्मूला है। Aij का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम विच इज डिफाइंड एज i-2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है यानी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो गए 4 एलिमेंट हो गए, 2 रो बनेंगी 2 कॉलम बनेंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स को यहां पर आपको बना लेना है जिसमें 2 रो होंगी और 2 होंगे यहां पर कॉलम। तो ये हमने एक मैट्रिक्स को बना लिया, A11 A12 फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो A21 और A22 हो गई। अब यहां पर A11 का क्या मतलब हुआ I1 है J1 है, A212 का क्या मतलब हुआ I1 और J2। तो हमें क्या करना है
इन सभी एलिमेंट को निकाल देना है। जैसे हम A11 निकालेंगे तो इसका क्या मतलब है, I की वैल्यू यहां पे 1 लगानी है, J को 1 लगाना है, आपको A11 मिलेगा। A12 निकालने के लिए यहां पर आपको I को 1 से और J को 2 से रिप्लेस करना है, A12 मिलेगा। जब आपको ये सारे एलिमेंट मिल जाएं, इनकी वैल्यू मिल जाए, तो यहां पर इन्हें रिप्लेस करके आप पूरी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the matrix this verify that A plus A dash is a symmetric matrix। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है जब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाए। तो हमें यहां पर ये प्रूफ करना है A प्लस A डैश जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। A हमें गिवन है, A डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज करके हमने निकाल लिया, फिर हमने इन दोनों को ऐड करा, ऐड करके हमें ये मिला, और मान लो इसे हमने Z से डिनोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो हमने इसे Z से डिनोट करा और हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और हमने देखा ये दोनों इक्वल आ गए। क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लो अगर एक P मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P और इसका ट्रांसपोज ही तो इक्वल होगा। तो जो मैट्रिक्स यहां पे आई हमने इसे Z एज्यूम करा और उसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों इक्वल आ गए, यानी प्रूफ हो चुका है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, A is equal to Aij be a square matrix of order 3 by 3, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू -3 गिवन है, और हमें जिस वैल्यू को निकालना है, देखिए ये वैल्यू को समझ रहे हैं, यहां पर ये वैल्यू क्या है, स्मॉल a11 का मतलब हुआ एलिमेंट, और यहां पर जो A31 दिया है ये हो गया कोफैक्टर। ऐसे ही A12 एलिमेंट है और A32 उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो गया, A32 कोफैक्टर हो गया थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ one row or column are multiplied by the cofactor of element of any other row or column, then its value is 0। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हम यहां पर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, जैसे आपको दिख रहा होगा A11, A12, A13, ये यहां पर तीनों एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई किया गया है A31, A32 और A33 से, और ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफैक्टर। किसके कोफैक्टर, थर्ड रो के जो एलिमेंट होंगे उनके कोफैक्टर। A31 का मतलब हुआ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर होगा, A32 का मतलब हुआ थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसी भी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर के एलिमेंट्स के साथ, तो इस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसीलिए ये हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और सबसे पहले हमने यहां पे क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। काफी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सभी को आता होगा। तो ये हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा, हमें रिजल्ट मिला, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, जितना भी आया 0 से इक्वेट करके हमने फाइंड कर लिया है x की वैल्यू। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, देखिए 1 मार्क के काफी सारे क्वेश्चन मैंने यहां पे इंक्लूड करे हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे।
ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो यहां पर दो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है और ये दिया है हमें 3 इंटू एम, बी का ऑर्डर दिया है 3 इंटू एन। तो हमें यहां पर दिया हुआ है m इज इक्वल टू n, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b। इसका ऑर्डर हमें बताना है यार। तो देखिए, अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन जो है तभी हो पाएगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा ही होगा। तो यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका क्या मतलब है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा, या तो 3 इंटू एम होगा या फिर ऑर्डर 3 इंटू एन हो जाएगा। और यहां पर m और n हमें इक्वल गिवन है। क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। बाकी रही बात यहां पर इस स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, यानी 5a का ऑर्डर वही होगा जो a का ऑर्डर है, 2b का ऑर्डर वही होगा जो b का ऑर्डर है, और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे। सो ऑर्डर क्या आएगा, इधर 3 इंटू एम और 3 इंटू एन। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जहां पर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, मैट्रिक्स कहलाती है सिंगुलर। एंड नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो A एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया है 10, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। और इसके लिए नोट कीजिए बेटा, फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हुआ करता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है 10 के इक्वल। तो यहां तक हमने कवर कर लिए हैं 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारे फॉर्मूले हैं और 1 मार्क के 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 मार्क के क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है डिटर्मिनेंट का यूज करके, लाइन विच इज जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस AB लाइन पर हमने पॉइंट मान लिया है PX, Y। अब इस पॉइंट को मानने के बाद क्या हुआ, जब हमने इस पॉइंट को मान लिया तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए ना। जब पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है। कैसे निकलता है, देखिए 1 2 एलिमेंट को लिस्ट करा, एक्स वाई इस पॉइंट को लिस्ट करा, 3 6 इसे लिस्ट करा, और थर्ड कॉलम को हमने बना दिया 1 1 1। इसे सॉल्व करके ट्राइंगल का एरिया आएगा। और क्योंकि पॉइंट कोलिनियर हो गए, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। इसे आपको 0 पुट करना है और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा और एक इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। यानी पहले हमें 0 जो है प्रूव करना है और उसके बाद निकालना है उसका इनवर्स। तो कैसे करा जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, सिंपल मल्टीप्लाई है, ये स्क्वायर आ गया। जब ए स्क्वायर आ गया तो यहां पे वैल्यू पुट करनी है ए स्क्वायर की, ए की और आई की। बस ध्यान क्या देना है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्योंकि गिवन का ऑर्डर 2x2 है तो आई का भी ऑर्डर 2x2 होगा। और 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। तो ये हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर मैच कर जाता है 0 के इक्वल। तो ये पार्ट तो काफी सिंपल था। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने यहां पर इक्वेशन दे रखी थी जिसे हमने जीरो पुट करा, इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं ये मेथड आप समझिएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए जो ये रिलेशन दिया था इसे हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो हमने यहां पर इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया और ए स्क्वायर को स्प्लिट भी कर लिया है ए इंटू ए में। यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया ए इनवर्स इंटू ए, यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया ए इनवर्स इंटू आई। अब ए इनवर्स इंटू ए, भाई किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो मिलेगी। तो इसकी जगह क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब ये आई आ गया। और यहां पर फिर से ए इनवर्स इंटू ए बन रहा है, ये भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यहां पर जो रिजल्ट लग रहा है वो क्या है, देखिए हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स बन जाती है। अब जो ए इनवर्स है ये भी तो एक मैट्रिक्स है, तो अगर ए इनवर्स और आई का मल्टीप्लाई करा जाए क्या बनेगा, ए इनवर्स ही तो बनेगा। आई इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये रिलेशन आपको मिला, यहां से आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देनी है जो आएगी 4i माइनस ए। आई लगाना है, ए लगाना है, सॉल्व कर देना है और आपको मिल जाएगा इसका इनवर्स। तो ध्यान रहे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हेंस फाइंड लिखा होगा, यानी प्रूफ करने के बाद जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन से ही आप ए इनवर्स निकालेंगे। और वो निकालने के लिए दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है जो ए बी माइनस बी ए होगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। अगर ए एक मैट्रिक्स है और वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और उसमें माइनस साइन कॉमन निकाल दें, वही मैट्रिक्स बन जाए, यही मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करना है सुनिए, ए बी माइनस बी ए जो हमें दिया था, हमने इस ए बी माइनस बी ए का क्या करा, ट्रांसपोज निकाला। अब यहां पर कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, इसे मैंने यहां पे लिस्ट भी करा है। देखिए ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी इस पूरे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट जो रिजल्ट लगेगा इसमें वो क्या लगेगा, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो इसे हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और यहां पर बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमें गिवन है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो यहां पर हमने वैल्यू को रिप्लेस करा और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो हमने देखा यही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसी कंडीशन में मैट्रिक्स हुआ करती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन है, आई गिवन है, के फाइंड करना है और एक रिलेशन वी आर गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, ये हमें यहां पर गिवन है। कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर निकाल देना है, वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड को आपको यहां पे पूरा सॉल्व कर लेना है, सिंपल स्टेप है। जब ये पूरा सॉल्व हो जाए तो यहां पर भी 2x2 मैट्रिक्स बनेगी, यहां पे भी 2x2 मैट्रिक्स बनेगी और एलिमेंट को कंपेयर कर लेना है। जैसे हमने यहां पर
8 प्लस के को कंपेयर करा 1 से, तो इससे आपको क्या मिलेगा, k माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें यहां पर इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करा जाता है और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, तो ये फॉर्मूला ये लास्ट में लिखा है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम P प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P रिप्रेजेंट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड Q रिप्रेजेंट स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है सिमेट्रिक पार्ट, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इसे निकालने का फॉर्मूला हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, Q को निकालने का फॉर्मूला हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सिंपली इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज होगा, A इज इक्वल टू P प्लस क्यू। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, P और Q दो पार्ट हैं, एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है। P को निकालने का ये फॉर्मूला, Q को निकालने का ये फॉर्मूला। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, P और Q निकाल देना है। जब P और Q आ जाए तो यहां पर आपको केवल ये पुट करना है, ठीक है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा A, और हमें यहां पर केवल एक्सप्रेस ही करना था। तो इतने ही क्वेश्चन यहां पर हैं जो हमने 2 मार्क्स में कवर करने हैं। और अब आ जाते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें केवल यहां पर जो कवर करने हैं ये 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं, और इन 3 क्वेश्चंस को कवर करके हमें यहां पर जो है एक 5 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जल्दी से जान लेते हैं ये जो 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हमें कवर करने हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स वी आर गिवन, हमें ए इनवर्स निकालना है और इस ए इनवर्स का यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन को आप अगर देखें तो ये क्या है, देखिए अगर यहां पर इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या होगी, 2 - 3 5, यानी वही होगी जो गिवन ए मैट्रिक्स की है। अगर हम सेकंड रो बनाएंगे 3 2 - 4, वही होगी जो उसकी सेकंड रो है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है जो यहां पर हमें ए दिया हुआ है इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे, और क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है उसमें भी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाया करते थे वो बिल्कुल यही है, तो जो ए इनवर्स निकलेगा उसी के यूज से इक्वेशन सॉल्व होगी। तो क्या कर लेना है, ये आपको ए दिया हुआ है, आपको इसका इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो उस इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट क्या हुआ करता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हमें कोफैक्टर निकालने हैं, उनका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा तो ए इनवर्स भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने यहां पे डिटरमिनेंट निकाला, काफी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डिटरमिनेंट को निकालने के बाद यहां पर ये निकाले गए हैं कोफैक्टर। जैसे कोफैक्टर आपको निकालने होंगे तो कैसे निकालते हैं, मान लो अगर हमें C11 निकालना है तो इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके इसे ऐसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करा जाता था और साइन चेंज होते थे उसमें। तो मैं समझता हूं सभी को आता होगा, इसलिए हम यहां पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कोफैक्टर को फाइंड कर लिया, एडजॉइंट का मतलब है इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हमने इसका ट्रांसपोज करा, ये मिल चुका है एडजॉइंट। और जब एडजॉइंट हमारा आ गया
तो एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके हमें ए इनवर्स भी मिल जाएगा। अब ये -1 आया तो हमने अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वेशन जो हमें दे रखी थी उस इक्वेशन को लिखने का मेथड क्या होता है? ये होता है ax इज इक्वल टू बी। अब देखिए इक्वेशन को लिखने का मेथड क्या होता है? जो इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, ये हमने उसे लिख दिया है। मल्टीप्लाइड बाय एक मैट्रिक्स बनती है वेरिएबल की एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी का मतलब है जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में थे। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स दोनों एक ही है तो ये क्या कहलाएगी? ए। इसे हम x से डिनोट करते हैं और इसे b से डिनोट करते हैं, यानी यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स हमने निकाल दिया था, ये रहा a इनवर्स। इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और x का क्या मतलब था? x y z जब हम कंपेयर करेंगे हमें x मिलेगा, y मिलेगा और z मिलेगा। तो ये एक केस हमने कवर करा है 5 मार्क्स का, जिसमें जो मैट्रिक्स दे रखी थी और जो इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो दोनों मैट्रिक्स एक ही हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन से पहले हम यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का केस समझना है, उसके बाद हम अभी सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको पहले क्लियर करूंगा। तो ये वाला केस क्या है? देखिए इसमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसे आप ढंग से देखिएगा। फर्स्ट रो है 1 2 0, -2 -1 -2 एंड ये थर्ड रो हो गई। लेकिन जो इक्वेशन दे रखी है अगर हम इस इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए तो कैसे बनेगी? फर्स्ट रो क्या है बेटा? 1 है, -2 है, z की कोई भी टर्म नहीं है, 0 हो गया। सेकंड रो कितनी है? 2 हो गई, -1 हो गया और z का कोफिशिएंट यहां पे -1 हो गया। थर्ड रो में x की कोई भी टर्म नहीं है, 0 हो गया। y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 1। तो अगर हम यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो है 1 2 0, इसमें फर्स्ट कॉलम है 1 2 0, इसमें सेकंड रो है -2 -1 -2 और इसमें ये सेकंड कॉलम बन रहा है। तो ये क्वेश्चन और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दोनों में यही डिफरेंस है। वहां पे जो ए दिया था वही ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, लेकिन यहां पर जो ए दिया है ये और इस वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स में दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो ये ए दिया है पहले इसे ध्यान देना है और इस पूरे ए का इनवर्स निकाल देना वही मेथड से। तो ये पूरे ए का आ गया इनवर्स। अब आते हैं काम की बात। इक्वेशन को लिखने का तरीका, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था उसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पर बनेगी उसे हमने लिख दिया, उसके बाद वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखी एक्स वाई जेड और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट थे हमने उन कांस्टेंट को यहां पे लिख दिया। अब देखिए बेटा मैं बताता हूं यहां पर, लेकिन जो ये वाली मैट्रिक्स बन रही है ये ए नहीं है, ये जो हमें ए गिवन था उसका ट्रांसपोज है। तो इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे? ए का ट्रांसपोज इनटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ये स्टेप पूरे मैंने करके दिखाएं, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और स्टेप जो करें वो कैसे करें? देखिए दोनों साइड हमने ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पे भी कर लिया, यहां पे भी कर लिया। अब यहां पर जो ए ट्रांसपोज का इनवर्स था उसे और ए ट्रांसपोज को हमने एक साथ लिया, तो हमें मालूम है ना किसी भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स क्या होता है? आई। अब ए ट्रांसपोज क्या है? वो भी तो मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? आई हो गया और आई इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स। अब यहां पर ये
ए ट्रांसपोज के इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई करा था ना, तो एक फॉर्मूला ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अगर आप चाहें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डायरेक्टली इस वाले स्टेप से भी लिख सकते हैं। जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज बन जाएं तो x को निकालने का फॉर्मूला होगा a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b। और कैसे होगा, इसके लिए पूरे स्टेप यहां पे डिस्क्राइब मैंने कर लिए। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर हम a इनवर्स निकाल चुके थे ना, उस a इनवर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो जो हमने ऊपर a इनवर्स निकाला, ये हमने उसका कर दिया ट्रांसपोज और इसे b से मल्टीप्लाई करके फिर से कंपेयर करा और हमें मिल गया x y z। तो दोनों क्वेश्चन जो हमने करे फिर से सुन लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले केस में जो हमने देखा था वहां पे दोनों मैट्रिक्स एक ही थी, यानी जो a गिवन था और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। इस वाले केस में क्या होगा, जो a गिवन था और जो कोफिशिएंट से बनेगा दोनों एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज। अब इसमें रह गया बेटा केवल एक केस। यही 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिलना है 5 मार्क्स का। तो जान लेते हैं थर्ड वाला केस इसका क्या है। इस वाले केस में ये थोड़ी सी ऑर्डरिंग आगे पीछे हो गई है, तो सेकंड है ये क्वेश्चन, थर्ड वाला इसके बाद था जो हमने कर लिया। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, फाइंड करना है ए बी को और यूज करना है ए बी का यूज करना है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम सिंपली आपको ए और बी कर लेना है मल्टीप्लाई। ये हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करा, आप देख सकते हैं ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। सारे एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट 8 को हमने कॉमन निकाला, जो बचा दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा इसमें यही होगा, जब भी आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल ही मिलेगा, जैसे 8 इंटू आई, 4 इंटू आई, 2 इंटू आई एंड सो ऑन। तो ये हमने बना दिया यहां पर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ए बी मिल चुका है 8 इंटू आई। अब क्या करना देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको फिर से लिखना है। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी होगी, 1 -1 1 1 -2 -2 एंड सो ऑन, जैसे हमने यहां पे लिखा। ये हमने वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को लिखा और राइट हैंड साइड में आपको मालूम है कांस्टेंट हुआ करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स यहां पर कोफिशिएंट से बनी, ये जो मैट्रिक्स यहां पर x y z के कोफिशिएंट से बनी है, ये a और b में से एक होगी, कोई भी एक हो सकती है। तो हमने यहां पर अगर देखा तो ये वाली मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है जो हमें दे रखी थी। देखिए ये वाली मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जो हमें यहां पर गिवन थी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, बी एक्स। अब क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इसे हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। बी एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि यहां पर बी एक्स जो है वो सी आ गया, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो b इनवर्स इंटू सी आएगा। यानी हमें क्या करना है, हमें b का इनवर्स निकाल देना है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें। अगर bx इज इक्वल टू सी आएगा तो क्या करना है, दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई, b इनवर्स इंटू b i हो जाएगा, i इंटू x हो जाएगा, और यहां पर b इनवर्स इंटू सी ही रहेगा। यानी हमें x क्या मिला, b इनवर्स इंटू सी मिला। अब देखिए बेटा b इनवर्स कैसे निकलेगा। तो b इनवर्स ऐसा नहीं है हमें b का अलग से इनवर्स निकालना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें यहां पर प्रोडक्ट का यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी आ गया था 8 इंटू आई, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बी इनवर्स चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू बी इनवर्स, i इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स i हो जाएगा, i इंटू बी इनवर्स b इनवर्स हो जाएगा। इससे आप b इनवर्स फाइंड कर लेंगे, जो आएगा 1/8 इंटू ए मैट्रिक्स। और यहां पर जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बनाए
तो हमारे पास रिजल्ट आ गया था x इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी, और बी इनवर्स किसके इक्वल आया 1/8 इंटू ए। तो क्या करना है, जो ऊपर ए मैट्रिक्स गिवन थी इसका 1/8 करके सी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले ध्यान रहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद 1/8 से मल्टीप्लाई करें, और यहां पर x का मतलब है एक्स वाई जेड। जब आप कंपेयर करेंगे एक्स वाई जेड को तो आपको एक्स वाई जेड मिल चुका होगा। तो यही 3 केस यहां पे बनते हैं, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन तीनों केस में से एक केस आपको निश्चित तौर पे मिलना है, यानी कि 5 मार्क्स पक्के हैं इन 3 क्वेश्चन को करके। तो हमने आज के इस लेक्चर में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। एक टॉपिक हम यहां पे और लेना चाह रहे हैं, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सब डिलीट हो चुकी हैं। तो हमारे पास केवल फर्स्ट वाली एक्सरसाइज ही रह गई है इस टॉपिक में। तो 2 ही क्वेश्चन अगर आप कर लें काफी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न पे बेस। तो मैंने इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। जल्दी से देखते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। लीनियर एलपीपी प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज का मतलब है ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन जो हमें दे रखी हैं वो है एक इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जानने के लिए ये कैसे बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू का साइन लगाया और यहां पर हमने वैल्यू पुट करी, और इसमें 2 ही वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x को 0 पुट करेंगे y 60 मिला, y को 0 पुट करा x 120 मिला। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में एक बार x को 0 पुट कर लें, एक बार y को 0 पुट कर लें। अब जो यहां पर थर्ड वाली इक्वेशन है, जो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, यहां पर थोड़े से हमने 3 पॉइंट निकाल दिए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम यहां पर x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, यानी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमने 2 पॉइंट और ले लिए, जैसे हमने एक यहां पर x को पुट कर लिया 120, y आ गया, फिर x को 60 पुट कर लिया, y आ गया 30। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, बेहतर होगा वो पॉइंट अगर यहां से थोड़े से मिलते जुलते हो। जैसे हम दिख रहा है यहां पर कि पॉइंट 60 या 120 थोड़े से बड़े हैं, तो यहां पर भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैं आपको अभी ग्राफ पे समझा दूंगा। तो जितने भी पॉइंट हमने यहां पे निकाले, इन पॉइंट को हमें यहां पर इन पॉइंट को प्लॉट कर लेना है, और ये हमने पॉइंट को 10-10 इंटरवल में लिया। पॉइंट को प्लॉट करने के बाद 3 लाइन बनी। ये फर्स्ट लाइन बनी है जिससे हमने 1 से डिनोट कर लिया, ये बनी है यहां पर सेकंड वाली लाइन, और ये बनी है यहां पर थर्ड वाली लाइन। देखिए लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब ये चेक करा जाएगा कौन सा रीजन लाइन सेटिस्फाई करेगी, और इसके लिए देखिए यहां पर समझते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओरिजिन को पुट कर लेते हैं। अब जैसे इस वाली लाइन में अगर हम केवल इन इक्वलिटी का साइन कंसीडर करें, इन इक्वलिटी का मतलब है x प्लस 2y लेस देन 120, और यहां पर अगर हम x y को 0 0 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 लेस देन 120। क्या ये ट्रू है बेटा? बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब है ये वाली लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका रीजन कहां बनेगा, अलोंग ओरिजिन। इसी तरह से सेकंड वाली लाइन दे रखी थी, ये लाइन आपको दी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। अगर हम यहां पर 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 60 आएगा, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, यानी इसका जो रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा। तो 2 लाइन को मैंने आपको समझा दिया। अब जो थर्ड वाली लाइन है, ये थर्ड वाली लाइन को थोड़ा समझ रहे हैं। देखिए थर्ड वाली लाइन
ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है। अगर हम यहां पे x को 0 0 पुट कर लें तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस वाली लाइन के लिए, ये रही बेटा थर्ड लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस वाली लाइन के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली हम सब में ओरिजिन पुट करते हैं, लेकिन ये लाइन क्योंकि खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है तो हम यहां पे ओरिजिन पुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के इस रीजन में है, या कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के इस वाले रीजन में है, आप पुट करिएगा। मान लो अगर हमने इस रीजन के किसी भी पॉइंट को पुट करा, और ये पॉइंट जो आपको पुट करने हैं वो भी आप एक्सेस वाले कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट को पुट करते हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 0,30। एक 0 हो गया ना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो मान लो अगर हमने इस रीजन के पॉइंट को पुट करा और वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है इस लाइन का रीजन इसी की तरफ बनेगा, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके क्या बनेगा, अपोजिट। तो हमने देखा एक लाइन के लिए रीजन आया था अलोंग ओरिजिन, दूसरी लाइन के लिए रीजन आया था ओरिजिन से अपोजिट, यानी यहां पर। और जब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे तो हम देखेंगे इसके लिए रीजन आएगा नीचे की तरफ, यानी तीनों में जो शेडेड रीजन बनेगा, कॉमन रीजन बनेगा, वो ये वाला पूरा रीजन कॉमन रीजन बन जाएगा। अब क्या है, एक कंडीशन जो हमें लास्ट में दे रखी थी उसे हम पढ़ते हैं। देखिए वो कंडीशन थी x, वो कंडीशन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए x 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव होगा, y 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव होगा, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x एक्सिस। यानी इसका मतलब सिर्फ ये भी यही है कि जो भी रीजन निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। इससे हम इसके बाहर, मतलब यहां पर हम इस रीजन को नहीं निकालेंगे इस कंडीशन को देखते हुए। तो ये हमें यहां पर मिल चुका है कॉमन रीजन, जो कि एक बाउंडेड रीजन है। और फिर क्या करना है, देखिए ये जो हमें कॉमन रीजन मिला, इस रीजन के हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने, मतलब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। हम इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं जो हम ग्राफ से रीड कर लेंगे। इस वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया, ये हमने बी डिनोट कर लिया, ये सी कर लिया और ये डी कर लिया। तो चारों पॉइंट को हमने निकाला है और इसके बाद एक टेबल को बनाया जाएगा। एक तरफ लिखना है सभी कॉर्नर पॉइंट, दूसरी तरफ आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x + 10y, और इन सभी पॉइंट को, मतलब ये x, y, यहां पर x और y की जगह पुट कर देना है, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। और क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए थ्योरम है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करती है। तो देखना है इन सब में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, 300 है। कब है 300, जब x था 60 और y था 30, तो मिनिमम वैल्यू 300 होगी इफ x is 60 and y is 0, y is 0। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा उसमें केवल डेटा चेंज होगा, करने का मेथड यही रहेगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे लिस्ट कर रखा है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, और दोनों को करने का तरीका सेम है, बिल्कुल वही रहेगा। तो यहां पर इस वाले टॉपिक में मैं समझता हूं 2 ही क्वेश्चन करने काफी हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें यहां पे इस टाइप का मिलेगा, डेटा चेंज हो सकता है, टाइप यही रहेगी। तो इतना कवर अगर आपने कर लिया, ये मानिए 15 मार्क्स आपके गारंटेड पक्के हो गए हैं। तो इस तरह से हर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट